हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाईएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दो तीन ऐसे आर्टिकल थे कि मुझे करंट अफेयर्स की वीडियो बनानी पड़ी। इससे आपको एक न्यूज़ का एनालिसिस का पता चल जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे यूपीएससी में आपका 26 मई को, उस पर एम्फेसिस देना चाहता था। अब एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो करंट अफेयर्स की जितनी मेरी वीडियो ना, जितने लेके आ रहा हूँ मैं, और जितने आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ, जैसे रात को भी मैंने आपने नोट किया होगा, जुलाई मटेरियल में 170 एमसीक्यूज भेजे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैं कोई एमसीक्यू छोड़ता नहीं रोजाना न्यूज़पेपर से। कोशिश रहती है 100% दूं आपको। इससे आप अंदाजा लगा लो कि अब तक आपको 400-500 एमसीक्यू मिल चुके होंगे। उनको सोल्व करो, रिवाइज करो बार बार। वो मेन में भी आएंगे, प्रीलिमिनरी में तो आएंगे ही। और ये ना केवल आपका यूपीएससी के लिए, बल्कि यूपी का जो पीसीएस है, बिहार का पीसीएस है, बाकी स्टेट्स के जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, राजस्थान का है आरएएस, सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे करंट के आपको। और मैंने अपने जो है, मैं कई बच्चों से लाइव जो है बात कर रहा हूँ। आपने जिसने भी आपने मेरे से 1-on-1 बात करनी है, क्वेरीज पूछनी है, स्ट्रेटजी पूछनी है, आप जो है उसमें एनरोल कीजिए। इस कोर्स में एनरोल करके, और उससे शाम को मैं करता हूँ 1-2 घंटे। इसी के लिए रखा हुआ है मैंने, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। उसमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है मुझे। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हाँ सर, अब हम रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस खत्म हो गया। और साथ में मैंने ये भी देखा, कई बच्चे चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-2 3-3 बार प्रीलिमिनरी में फेल हो चुके हैं, उनको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ इस विशेष सर्कल से। क्यों ना हम 2024 का फर्स्ट चांस में पहली बार ऐसे, क्योंकि जब हम करंट के हमारे 25-30 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। स्टैटिक का मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसमें स्टैटिक के भी हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिमिनरी में 2-3 बार बेचारे क्वालिफाई नहीं कर पाए, और मेन की भी अच्छी तैयारी है, मेन की सब ऑप्शनल की वो निकाल सकते थे, वही भी प्रीलिमिनरी निकालते। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट 50 में भी आ सकते थे, मुझे पता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये प्रीलिमिनरी जो है अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, जो उस तरह की जो है उनकी ओरिएंटेशन नहीं है। मैं करंट और स्टैटिक दोनों में बताता हूँ मैं बार बार, और करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने अब तक 500 क्वेश्चन आपको दिए, आपने नोट किया होगा, जिन्होंने इस कोर्स में रजिस्टर किया उन्होंने नोट किया होगा कि वो कैसे क्वेश्चन है। कल मुझे फीडबैक दी बच्चों ने लाइव, उसमें पर्सनल जब मैं बातचीत उनसे कर रहा था, कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है जी कहीं पे भी। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, जब आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल का हो। तो अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, उनका एनालिसिस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को बताने का मेरा ये है, बाकी डिटेल क्वेश्चन में सारे आपको जो है पीडीएफ में चले जाएंगे कोर्स के बच्चों के पास। लेकिन इनमें बताने का मेरा ये है कि आपको ये क्या आते थे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है अब, क्या ये आपको आते हैं? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तब भी, क्या आप निकाल पाए? क्योंकि न्यूज़पेपर 11 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह से कितने बच्चे पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे पास होंगे 11,000-12,000 में। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे न्यूज देखिए, हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड। ये हमेशा की प्रॉब्लम है, अब भी नहीं है, 10 साल पहले भी इस पर क्वेश्चन आते थे, 20 साल पहले भी। ये करंट का तो दे दिया इन्होंने, करंट में तो इसलिए होगा कि हमें मिल गया आर्टिकल। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ऐसे किताबों में मिलेगा नहीं, एक जगह मिल गया। अब जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट है, ज्यादा ज्यादा आपको ये लगेगा मुझे एक आती है। इंपॉर्टेंट ये है। अब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना आप मेरे क्वेश्चन की, ये चारों स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, इसको मैं रिपीट नहीं करता। मैं ये न्यूज को एनालिसिस करना चाहता हूँ। इस न्यूज में से आप देखिए, मैंने निशान लगा किस तरह से पढ़ा है इसको 2 बार। पहले देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडेड रिएक्टर कल पाकम में उद्घाटन किया, आप सभी को पता, उसका क्वेश्चन मैंने निकाला। अब इसमें आता है व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल दिए हैं। व्हेन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब ए न्यूट्रॉन, it can fission to barium 144 and krypton 89 and 3 neutrons if debris में क्या है, वेस्ट में
बेरियम 144 और क्रिप्टोन 89, ये वेस्ट मटेरियल है। और वेस्ट मटेरियल में जो है दो तरह के हैं वेस्ट मटेरियल भी, उनमें रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी सारे में ही है, और कुछ का जो है हम जो वेस्ट मटेरियल वो फ्यूजन में हमारे काम आ सकता है, जैसे प्लूटोनियम है। समझो बात को, इसको समझने का आर्टिकल है ये, हमेशा काम आएगा। अब if the debris constitute elements that cannot undergo fission, they become nuclear waste। भाई न्यूक्लियर वेस्ट वो है जो फ्यूजन में काम नहीं आ सकता, जैसे यूरेनियम के बाद थोरियम, यूरेनियम के बाद प्लूटोनियम। प्लूटोनियम हमारा जो है बचा स्पेंट मटेरियल कहते हैं, तो स्पेंट मटेरियल ये फ्यूजन में काम आएगा। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी तो होती है, लेकिन वो फ्यूजन में काम नहीं आता, एनर्जी नहीं बनेगी उससे, ये मतलब है। मीन्स जैसे आपका बेरियम 144 है, क्रिप्टोन 89 है, इनमें से एनर्जी नहीं मिलेगी, ये मतलब है, ये डेब्रिज है। इसकी वेस्ट जो है ना, इसको हम कैसे जो है इसका डिस्पोजल करें, हमेशा लिक्विड में रखना पड़ेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है। अब ये लिखा है हैंडलिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल इज द मेन चैलेंज बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, हॉट एंड रेडियो एक्टिव। यदि इसको समुद्र में छोड़ेंगे, जैसे जापान ने फुकुशिमा उनका प्लांट है, वो पैसिफिक ओशन में छोड़ने जा रहे हैं, टीटीएम उसमें है, बाकी उन्होंने कहा कि हमने सारा इसको ट्रीट कर दिया। और IAEA ने भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी परमिशन दे दी जापान को कि भी हार्मलेस है अब। और चाइना ने बैन कर दिया था फूड, याद होगा आपको, जापान का सी फूड। तो अब आता है ओनली यूरेनियम, देखिए सेकंड में पढ़ रहा हूँ कॉलम में, ओनली यूरेनियम एंड प्लूटोनियम कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, ये याद रखना। और आप कहेंगे भी थोरियम भी हमारे यहाँ केरला के कोस्ट पे, तमिलनाडु के, वो क्या करें। थोरियम क्या भाई, हमारा स्टेज 3, अभी स्टेज 2 तक पहुंचे हम, स्टेज 3 में हम थोरियम को इस्तेमाल करेंगे। और थोरियम का हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते जब हमारे पास इतने भंडार है, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा कोई भी टाई अप नहीं हो सकता किसी कंट्री से भी, हम भेज नहीं सकते कोई भी एटॉमिक मिनरल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो हम थर्ड स्टेज पे जो हमारा ब्रिड रिएक्टर है ना, थर्ड स्टेज का, वो यूज करेगा। अभी कहीं पे भी इंडिया में फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि हमारे कहाँ कहाँ है, तारापुर में, राजस्थान में कहाँ पे है, कलपक्कम में, ये आपके 4 जो स्टेटमेंट दिए हैं, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है 99.9% बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ 100% बच्चे नहीं कर सकते इसको, सिर्फ इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद करेंगे। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए इस आर्टिकल को मैं निकाल के ले आया हूँ। फिर रिप्रोसेसिंग क्या होती है देखना, रिप्रोसेसिंग इज द टेक्नोलॉजी दैट सेपरेट्स फिसाइल फ्रॉम नॉन फिसाइल मटेरियल इन स्पेंट फ्यूल। इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी है, हम इसको जो है प्लूटोनियम को बाहर निकालते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। फिर इससे एनर्जी मिलेगी, फिर जो है इससे आगे डेब्रीज आएंगी, जो मैं बता रहा था आपको, बेरियम 144 और क्रिप्टोन 89। तो इस तरह से आपने जो है तीनों स्टेज आपको पता होना, स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 तक पहुंचे हम, प्रधानमंत्री जी ने कल पक्का में स्टेज 2 कर दिया, ठीक है। और थोरियम जो है फिशन मटेरियल नहीं है डायरेक्टली, ये ध्यान रखना, थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम 233 में, नॉट 235, ये याद रखना पड़ेगा, ये बड़ी क्रिटिकल बातें हैं। ये चीज है मेरे पास, या हमारे इस कोर्स में ये चीजें मिलेंगी कि थोरियम से U233 मिलेगा, नॉट 235। इसलिए मैं आपको ये आज करंट की ये निकाल के ले आया न्यूक्लियर वेस्ट का। अब ये डाटा पॉइंट पे आपको आर्टिकल मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिलता है, इसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, मैं जो बताता हूँ, और इसके क्वेश्चन मैंने सारे निकाल के आपको भेज दूंगा। इंपॉर्टेंट ये, इसमें सब सारा रीजन है, उसमें सबसे ज्यादा गरीबी है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की, एक्सीलरेटिंग पॉवर्टी रिडक्शन इन सब सहारा अफ्रीका रिक्वायर्स स्टेबिलिटी। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें आप ये चार्ट देखेंगे, चार्ट नंबर 2 देखिए, सब सारा में सबसे ज्यादा गरीबी है, लेकिन इनकी गरीबी भी कम होती जा रही है, 60% है, 35% पे आ गई। आप देखेंगे 1990 से 2020 तक कम होती जा रही है, सभी की कम होती जा रही है। फिर साउथ एशिया में देखिए 49 से 10 के करीब आ गई। अब ये चार्ट इस तरह के पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अमीर कंट्री कौन से हैं, गरीब कंट्री कौन से हैं, क्या पोजीशन, साउथ एशिया की क्या पोजीशन है, यूरोप की क्या पोजीशन है, सेंट्रल एशिया क्या है, ये सारा इस आर्टिकल का
में से एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी आ सकता है, मेन में भी आ सकते हैं कई बार कि सब सारा रीजन में क्यों है गरीबी, इसमें दिया है ये, वहाँ कन्फ्लिक्ट्स है, स्टेबिलिटी नहीं है। ये कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया में स्टेबिलिटी है तो वहाँ ग्रोथ रेट ज़्यादा है जीडीपी, इस आर्टिकल में ये बताया गया। तो इस तरह के आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए डाटा पॉइंट के। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया वाज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर 2019 से 23 तक। ये एक थिंक टैंक है स्वीडिश का, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार बार आता है शिपरी, आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है? स्टॉकहोम में। इसकी जो है रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है टॉप कंट्री है आर्म्स इंपोर्ट में, और यूएस से जो है सबसे ज्यादा आर्म का एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद फ्रांस लार्जेस्ट सप्लायर है, यूएसए इज द लार्जेस्ट प्लेयर, सेकंड पे है फ्रांस। इस आर्टिकल को ऐसे पढ़ो, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, इसको आपने पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन निकालो। अब ये साइंस पेज में भी रोजाना कुछ ना कुछ लेके आता हूँ डेली, आपके पास एक या दो क्वेश्चन जा रहे हैं आपके उसमें क्वेश्चन बैंक में। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो अनियन जो हम काटते हैं ना, उसमें हमें जो स्मेल आती है और आंखों में चुभता है, ये हम रोजाना देखते हैं कि हमारे आंखों में आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, कभी सोचा है? गार्लिक एंड अनियन दे कंटेन डेरिवेटिव ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। कई बार एक सेंटेंस पूछ लिया आपसे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है जो टीयर्स निकलते हैं, बस इतना ही काफी है। बाकी इसमें केमिकल का वोलेटाइल कंपाउंड का नाम दिया है प्रोपेन इथाइल सल्फर ऑक्साइड, दैट इज इरिटेंट। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें आ जाती है, यही पूछ लेते हैं कई बार। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे आज सारे आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए, आपके लिए। आपको याद होगा मैंने जीआई टैग काफी सारे दिए थे आपको, जो 2024 में मिले हैं, सबकी लिस्ट बना के दी थी, सारे क्वेश्चन दिए हैं, आपके पास पहुंच जाएंगे। अब इसमें आज डिटेल दी है आसाम माजुली लिस्ट, आसाम माजुली मास्क की, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब ये सारा जो है इस आर्टिकल को पढ़ो आप। सतराज क्या है? सतराज आर मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय श्रीमंता शंकरादेवा। ये सेंट रिफॉर्मर है 15वीं-16वीं सेंचुरी के, वैष्णव नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन इन्होंने दिया था। उसमें जो मास्क, दीज मास्क, ये जो जीआई टैग मिला ना आसाम के माजुली मास्क, ये भावनाज में थिएटर परफॉर्मेंसेज उसमें जो ना इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके मैसेज क्या है, मैसेज जो है गोडेसिस पे हैं, गोड्स पे हैं, एनिमल्स बर्ड्स पे। तो वो डिटेल में कई बार मान लिया माजुली मास्क पे एक क्वेश्चन आ गया तो आपको इसमें से आएगा। फिर यदि जीआई टैग का आता तो हो सकता 4 जीआई टैग दे दें आपको, 4 स्टेट के, इसमें दिया है बड़ा अच्छी तरह से जीआई टैग कौन देता है क्या है, बड़ा इसको आर्टिकल को पढ़ो आप, बड़ा अच्छा। देखिए आप यूपीएससी का बताता हूँ एग्जामिनर का माइंडसेट, आपको पेपर सेटर का। आप ये 4 स्टेटमेंट देखेंगे, पहली स्टेटमेंट आपको आती है, मुझे पता है, ये मुझे पता है एग्जामिनर, लेकिन आपको दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट नहीं आती, ये नहीं आती, ये इसमें से आएंगे, इसलिए मैं इनको डिस्कस करता हूँ। ये जो है आपको पता होना चाहिए, श्रीमंता शंकरदेव, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसमें ये यूज होते हैं ये मास्क। माजुली आइलैंड है, आपको पता है सभी को, असम में कौन सी नदी पे, ये आपने देखना है। ये ऐसे क्रिटिकल स्टडी करनी है, प्रोबिंग एनालिटिकल। अब ये कटक का भी इसी तरह से फिलिग्री वर्क, रूपा ताराकाशी, ये सारी मैंने आपको दी है, लेकिन इसमें आपको डिटेल मिलेगी, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। फिर मान लिया इस पर ही 4 स्टेटमेंट आ जाए तो आप अच्छी तरह कर पाओ। अभी सीए के, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के रोजाना क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आज भी पहुंच जाएंगे आपके पास पूरे। इस आर्टिकल का देने का मेरा पर्पज ये है कि ये मेन में आता है तो ये आर्टिकल बेस्ट है आपका लिखने के लिए, और जितने मैंने पहले दिए हैं न्यूज, उसका एक सीए पे आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का मेन में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट का, फाइटिंग वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस। ये इसमें आपने ये देखना जो रेफ्रिजरेंट, एक तो HCFC 22 के नाम से आता है, ये जो है दे बिकेम मेन स्ट्रीम आफ्टर अमर्जिंग एज एन अल्टरनेटिव टू CFC। CFC के बाद ये आगे CFC वर द
गो टू रेफ्रिजरेंट्स फॉर एसी एंड फ्रिजेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिए, इसमें 200 कंट्री साइन किए थे टू फ्रीज प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना ही पुराना है 87 का। इसको आपने CFC HFC HCFC में डिफरेंस देखना है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद HFC विच अनलाइक CFC एंड HCFC इनसे डिफरेंट है। HFC हैव जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। इसका जो ODP है वो जीरो है। ये नहीं पता था हमें अभी तक, मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। और इसमें ये भी लिखा है अंटार्कटिका पे जो है इंक्रीज लेवल जो CFC का होगा ना, उसकी वजह से अंटार्कटिका की ना जो लो ओजोन कंसंट्रेशन हुई है अब वो अंटार्कटिका। पूछ लेते हैं कई बार किसकी वजह से हुई, CFC की वजह से हुई, HCFC की वजह से हुई, HFC, तीनों कितने क्रिटिकल हैं, डिफरेंस करना। हमें एक लगते हैं। ये आर्टिकल पढ़ के इसमें से मैं क्वेश्चन सारे निकाल के आपको पोस्ट करूंगा, ये आपने पढ़ना है। अब ये साबरमती आश्रम पे है, इसमें से क्वेश्चन देखिए कितने निकाले हैं मैंने आज। इसकी रीडेवलपमेंट प्लान है, आपको पता है गांधी जी ने फाउंड किया था। अब इसमें से क्या क्वेश्चन निकालूंगा मैं, अपार्ट फ्रॉम दांडी मार्च। दांडी मार्च इन्होंने दिखाया, दांडी मार्च इनका मेन था। महात्मा जी की कंट्रीब्यूशन देखिए गांधी जी की। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, और खादी मूवमेंट 1918 में, फिर रावल्ट एक्ट 1919 में, नॉन कोऑपरेशन 1920 में। ये गांधी जी की मेन कंट्रीब्यूशन है। अब ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन देता तो क्या देता, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खादी मूवमेंट, इनको मैं वो करवाता आपसे क्रोनोलॉजिकल में लिखवाता, कौन सी पहले है कौन सी बाद में। हमेशा कंफ्यूज करते हैं बच्चे चंपारण सत्याग्रह में और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, और साथ में मैंने दे दिया आपको रावल्ट एक्ट। ये क्रोनोलॉजी दे देते हैं यूपीएससी, उनको पता है ये बच्चे गलती करेंगे इसलिए वो देते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसमें साबरमती आश्रम का आपने पूरा पढ़ना है, तो गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी से आपका मेन में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ये आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। और दो जो है इसमें ये भी देखना है, एमिनेंट विजिटर इसमें कौन कौन से आए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा कि प्रीलिमिनरी जो है आप जिसको डिफिकल्ट कहते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट, वो कितना अनकन्वेंशनल है। और उसकी जो पल्स है वो मैंने पकड़ ली, करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की भी पता है मुझे किस तरह क्वेश्चन आएंगे। जब तक आप इस पैटर्न पर नहीं पढ़ोगे तो आपके जो है वहां पे 80 मार्क्स भी नहीं आ सकते, इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो। 90 तो दूर की बात है, 80 लेने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा होगा। जैसे मैंने आज बताया, 2 स्टेटमेंट आती है आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की, न्यूक्लियर वेस्ट की, 2 तो आती थी, 2 नहीं आती थी। ऐसे मिलेंगे सारे क्वेश्चन आपको जब तक आप क्रिटिकल स्टडी नहीं करोगे। और जब इस तरह के जो है 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। क्योंकि मैंने कोई अपनी तरफ से मई 2023 से और मार्च 31 मार्च 2024 तक कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। और अप्रैल के भी मैं भेजूंगा आपको जिन्होंने ग्रुप में रजिस्टर किया है। तो मेरी आपसे यही है कि 1 साल ना वेस्ट करके या 2 साल ना वेस्ट करके, जिनके 3-3 साल वेस्ट हो गए प्रीलिमिनरी में, वो इमीडिएटली रजिस्टर कर लें, बड़ा फायदा होगा उनको। सारे क्वेश्चन जब आप इतने मॉक टेस्ट करोगे, मान ली 2000 क्वेश्चन है तो आपके 20 मॉक टेस्ट हो गए। 20 मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स के मायने रखता है। वो कितना कॉन्फिडेंस आएगा 26 मई को, उसको रिवीजन दीजिए बार बार। जैसे कुछ बच्चे ऊपर के जो हैं 10-15 बच्चे तो वेट करते हैं, रिवीजन दे रहे हैं, सारा उन्होंने कंप्लीट कर दिया मेरा मई जून, और जुलाई का अब कर देंगे 2-3 दिन में। तो मैं इसलिए फास्ट भेज रहा हूँ आपको मटेरियल, ताकि आप जो है आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।